हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एफ सीरीज़ का सेकंड पार्ट। जो इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट था वहाँ मैंने आपको डेरिवेटिव की मीनिंग के बारे में बताया था, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, पूरा का पूरा वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको देखना ना भूलिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होती हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं। सबसे पहले है अंडरलाइंग एसेट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज है, बायर और सेलर। जिस भी एसेट को लेकर डील हो रही है हम उस एसेट को अंडरलाइंग एसेट के नाम से बुलाते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कंप्लीटली अंडरलाइंग एसेट के मार्केट वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। अंडरलाइंग एसेट कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि शेयर्स हो सकते हैं, वो कोई कमोडिटी हो सकती है जैसे गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है। देन वी हैव स्पॉट एंड द फ्यूचर्स प्राइस। हमारे पास जो भी अंडरलाइंग एसेट होती है उसके दो तरह के प्राइजेस अवेलेबल होते हैं। एक तो होता है ऑन द स्पॉट प्राइस, एक होता है फ्यूचर का प्राइस। एग्जांपल के तौर पे अंडरलाइंग एसेट है वीट। आपको सेलर ऑफर देता है कि अभी के अभी अगर आप वीट परचेज करते हो तो आपको 2000 रुपीज़ पर क्विंटल में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप अपनी वीट की बाइंग को 1 मंथ के लिए पोस्टपोन करते हो तो मैं आपको वो वीट 1900 रुपीज़ पर क्विंटल में देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे जो 2000 रुपीज़ है वो है स्पॉट प्राइस और जो 1900 है वो क्या है, फ्यूचर्स का प्राइस। देन वी हैव स्ट्राइक प्राइस। एग्रीमेंट में अंडरलाइंग एसेट का जो भी फाइनल प्राइस होगा, जो एग्रीमेंट में मेंशन किया जाएगा, उस प्राइस को हम स्ट्राइक प्राइस के नाम से बुलाते हैं। देन वी हैव लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। बायर और सेलर होते हैं। अंडरलाइंग एसेट को जो बाय करने वाली पार्टी है हम कहेंगे उसने लॉन्ग पोजीशन ली है, और अंडरलाइंग एसेट को जो सेल करने वाली पार्टी है हम कहेंगे उसने शॉर्ट पोजीशन ली है। देन वी हैव एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट को हिंदी में हम कटान के नाम से बुलाते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो एक्सचेंज डिसाइड करता है, जो कि प्री डिसाइडेड है, दैट इज़ लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। यहाँ पे आपको समझना ये है कि ये जो लास्ट थर्सडे का रूल है ये सिर्फ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स पे अप्लाई होता है। अगर ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स के अंदर आप डील कर रहे हो तो वहाँ पे एक्सपायरी जो डेट है वो एग्रीमेंट में जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो खुद डिसाइड करती हैं, जो कि इससे डिफरेंट हो सकती है। फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइकिल के बारे में। डेरिवेटिव्स में आपको 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होंगे, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, जिसको हम नियर मंथ, मिड मंथ और फार मंथ के नाम से बुलाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि कितने वक्त तक अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट रखना चाहते हो। आइए इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक टेबल की हेल्प से समझते हैं। जनवरी में आपको 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। एक मिल गया जनवरी का, दैट इज़ फर्स्ट मंथ, फिर है फरवरी का, दैट इज़ सेकेंड मंथ, फिर है मार्च का, दैट इज़ थर्ड मंथ। तो जनवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फर्स्ट मंथ मतलब कि जो लास्ट थर्सडे होगा जनवरी का उस दिन एक्सपायर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो जनवरी का लास्ट फ्राइडे होगा उस दिन एक नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा और वो होगा फरवरी का। यहाँ पर क्या होगा, फरवरी में फिर से आपको 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होगा, फरवरी का, मार्च का और अप्रैल का। यहाँ पे फरवरी वाला हो गया 1 मंथ का, मार्च वाला हो गया सेकेंड मंथ का, अप्रैल वाला हो गया थर्ड मंथ का। सिमिलरली जो फरवरी का जो फर्स्ट मंथ का एग्रीमेंट है वो लास्ट थर्सडे ऑफ फरवरी एक्सपायर हो जाएगा, और फरवरी का जो लास्ट फ्राइडे होगा उस दिन एक नया एग्रीमेंट स्टार्ट होगा जो कि मार्च का होगा। फिर मार्च में आपको फिर से क्या होगा, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ मतलब मार्च, अप्रैल और मई के एग्रीमेंट अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे ये साइकिल चलती चली जाएगी। पीछे का एक महीना कम होता चला जाएगा, आगे का नया महीना ऐड होता चला जाएगा। आपको यहाँ पे समझना ये है कि मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने 20 जनवरी को 1 मंथ का एग्रीमेंट ले लिया, तो 20 जनवरी में 1 मंथ का मतलब ये नहीं है कि 20 फरवरी होगा। इसका मतलब ये है कि लास्ट थर्सडे ऑफ जनवरी। सपोज अगर 28 जनवरी को लास्ट थर्सडे है तो 20 जनवरी का एग्रीमेंट 28 जनवरी को एक्सपायर हो जाएगा। डेरिवेटिव्स जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो दो प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होते हैं, ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड। ओवर द काउंटर में आपके पास दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक है फॉरवर्ड, दूसरा है स्वैप्स। और एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखिए जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक एग्रीमेंट है पार्टीज़ के बीच में। यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट जो होगी उसकी फ्यूचर के अंदर डिलीवरी की बात की जाएगी। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी एग्रीमेंट की वो जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो अपने लेवल पे मिलकर डिसाइड करेंगे। डिलीवरी की डेट क्या होगी, किस जगह पर डिलीवरी दी जाएगी, ये सारे के सारे जो
कंडीशंस हैं, जो भी डिटेल्स हैं वो एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन की जाती हैं। आइए ग्राफिक्स की हेल्प से समझते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है। हमारे पास एक सेलर है जो कि घर को सेल करना चाहता है, तो हमारी ये अंडरलाइंग एसेट है। हमारे पास एक बायर है जो इस घर में इंटरेस्टेड है, दोनों में एग्रीमेंट हुआ। 20 जून 2020 को दोनों में एग्रीमेंट हुआ है और रेट फाइनल हुआ है 20 लाख रुपीज़ का। डिलीवरी होनी है 3 मंथ्स के बाद, मतलब 20 सितंबर को डिलीवरी दी जाने वाली है। सेलर ने कंडीशन रखी है कि मुझे 20% पैसा एडवांस में चाहिए। बायर ने ऑब्जेक्शन नहीं किया और 20% मान लीजिए 4 लाख रुपीज़ एडवांस में दे दिए। ये एडवांस उसके पास आ गया। ये दोनों के बीच में फॉरवर्ड एग्रीमेंट हो चुका है। यहाँ पर समझने वाली क्या बात है, बायर और सेलर के जो बीच की डीलिंग है वो डायरेक्ट है, इनके बीच में कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं है। अब अगर आप बात करें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स के बारे में, सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज होते हैं। कस्टमाइज से हमारा मतलब ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो कम्प्लीटली एग्रीमेंट में जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन्हीं पे डिपेंड करती हैं। अगर पार्टीज चेंज हो जाती हैं एग्रीमेंट की, तो टर्म्स एंड कंडीशंस भी चेंज हो सकती हैं। देन वी हैव लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की होती हैं वो पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल नहीं होती। टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में सिर्फ उन्हीं पार्टीज़ को पता होता है जो एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। देन वी हैव एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी है वो पार्टीज़ मिलकर डिसाइड करती हैं। अगर पार्टीज़ चाहें तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी को प्रीपोन भी कर सकती हैं, पोस्टपोन भी कर सकती हैं। जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया था कि जो हाउस है उसकी डिलीवरी 20 सितंबर को होनी थी। अगर पार्टीज़ चाहें तो वो उसको अगस्त में भी कर सकती हैं, अगर वो चाहें तो उसको अक्टूबर में भी कर सकती हैं। ये कम्प्लीटली पार्टीज़ पे डिपेंड करता है। डिफ़ॉल्ट रिस्क फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर पार्टीज़ डायरेक्टली एक दूसरे से डील करती हैं। मान लीजिए 20 सितंबर को सेलर ने वो घर किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दिया, तो रिस्क किसका है, बायर का, क्योंकि उसने 20% अमाउंट एडवांस में दिया हुआ है। तो मे बी वो कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर ना हो पाए। तो यहाँ पर रिस्क का लेवल काफ़ी हाई रहता है और आपका कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होगा या नहीं होगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है बायर और सेलर की क्रेडिट वर्दीनेस पे, उनकी गुडविल पे, उनकी ऑनेस्टी पे। फिर हम बात करते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखिए जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है ये बायलैटरल एग्रीमेंट है, दो पार्टीज के बीच पे एग्रीमेंट है जो किसी भी अंडरलाइंग एसेट को बाय और सेल करने के लिए आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सचेंज के थ्रू होते हैं और ये एग्रीमेंट स्टैंडर्डाइज होते हैं। मतलब कि जो इस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एक्सचेंज फाइनलाइज करेगा और एग्रीमेंट में जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा। अगर पार्टीज को वो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर ये एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब कि आप अपना पैसा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक्सचेंज की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा। आइए समझते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं। वी हैव टू पार्टीज, बायर एंड सेलर। लेकिन अब यहाँ पे जो डीलिंग है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगी, डायरेक्ट डील नहीं होगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्ट डील होती है, यहाँ पर इंटरमीडियरी के थ्रू डील होती है और इंटरमीडियरी स्टॉक एक्सचेंज होता है। इंडिया में कौन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों पार्टीज आपस में डील कर रही हैं इक्विटी शेयर्स को लेकर, तो यहाँ पर वो क्या हो गया, अंडरलाइंग एसेट हो गया। ये हमारे पास कंडीशंस जो एग्रीमेंट की आ गई हैं। डेट है 4 जून की 2020। हमारे पास जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज़ पर शेयर का और हमने 1 मंथ का एग्रीमेंट किया है। तो यहाँ पे 1 मंथ का मतलब ये नहीं है कि 4 जून से 4 जुलाई। 1 मंथ का मतलब है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। सपोज अगर 25 जून 2020 को लास्ट थर्सडे है तो उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। अगर हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स के बारे में बात करें, सबसे पहले तो एग्रीमेंट स्टैंडर्डाइज होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सचेंज डिसाइड करेगा, फिक्स होंगी, पार्टीज पे अप्लाई होंगी। अगर पार्टी चेंज हो जाती है एग्रीमेंट की तो टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज नहीं होती हैं। मतलब ए और बी में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बी और सी में भी सेम टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी और ये कंडीशंस एक्सचेंज ही अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है। टाइप ऑफ अंडरलाइंग एसेट, किस अंडरलाइंग एसेट में आप डील करने वाले हो वो भी एक्सचेंज डिसाइड करेगा। आप अपनी मर्जी से किसी भी अंडरलाइंग एसेट में डील नहीं कर सकते। एक्सचेंज आपको अंडरलाइंग एसेट की लिस्ट देगा, आप उन्हीं एसेट्स के अंदर बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। देन वी हैव लॉट साइज। एक्सचेंज क्या करता है, आपको हर अंडरलाइंग एसेट का एक लॉट साइज देता है। एग्जांपल के तौर पे एक्सचेंज ने कहा कि अगर आप रिलायंस कंपनी में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हो तो वहाँ पे लॉट का साइज है 10 शेयर्स का। इसका मतलब आपको कम से कम 10 शेयर्स की बाइंग या 10 शेयर्स की सेलिंग करनी पड़ेगी, या फिर उसके मल्टीपल में 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज डिसाइड करता है, जो कि क्या रहती है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, और आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट रिस्क फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है,
क्यों? क्योंकि बायर और सेलर की डायरेक्ट डील नहीं होती, दोनों पार्टीज के बीच में एक्सचेंज इन्वॉल्व है। अगर सेलर डिफॉल्ट करेगा तो बायर की प्रॉब्लम नहीं है, बायर एक्सचेंज से बात करेगा और एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डील को मैच्योर करे। सिमिलरली अगर बायर डिफॉल्ट करेगा तो सेलर की प्रॉब्लम नहीं है, वो कहाँ डील करेगा? एक्सचेंज के साथ डील करेगा। अब हम बात करते हैं कि फॉरवर्ड और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्डाइजेशन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं होता, मतलब जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो वेरी करती हैं पार्टी टू पार्टी। अगर पार्टीज चेंज हो जाती हैं एग्रीमेंट के अंदर तो टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज हो सकती हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट स्टैंडर्डाइज होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज होंगी एक्सचेंज की तरफ से। अगर पार्टीज चेंज हो भी जाएं, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज नहीं होती हैं, और जो टर्म्स एंड कंडीशन एक बार एक्सचेंज ने फाइनलाइज कर दी, पार्टीज को उनको मानना ही पड़ेगा। देन वी हैव मार्केट टाइप। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेड होता है, जो कि कौन सी है हमारे पास इंडिया में? एनएससी और बीएससी। देन वी हैव एडवांस पेमेंट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एडवांस पेमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उन पार्टीज पे जो एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको एडवांस पेमेंट देनी पड़ती है, इसको मार्जिन मनी के नाम से बुलाते हैं, चाहे बायर है चाहे सेलर है, मतलब चाहे आपने लॉन्ग पोजीशन ली है चाहे आपने शॉर्ट पोजीशन ली है, आपको कुछ पैसा एडवांस में एक्सचेंज के पास जमा करवाना होगा। सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या होगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो कैश का फ्लो है वो हमेशा एक ही बार होगा, वो कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। लेकिन फ्यूचर्स में क्या होगा? आपका जो मार्जिन अकाउंट का बैलेंस है वो डेली बेसिस पे सेटल किया जाएगा। इस पूरे के पूरे मार्जिन अकाउंट सेटलमेंट का मैकेनिज्म के बारे में मैं F&O सीरीज के 3rd वीडियो के बारे में अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट रिस्क के बारे में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहेगा? डिफ़ॉल्ट का रिस्क क्या रहता है? काफ़ी हाई रहता है। क्यों? क्योंकि बायर और सेलर डायरेक्ट डील करते हैं। अगर एक भी पार्टी डिसऑनेस्ट निकलती है, अगर मैं ये कहूँ कि एक भी पार्टी ऐसी है जो कि बैकआउट कर जाती है फ्यूचर के अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो नहीं पाएगा। फ्यूचर्स में क्या होता है? जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके बीच में इंटरमीडिएरी कौन है? एक्सचेंज है। अगर बायर डिफ़ॉल्ट करे या फिर सेलर डिफ़ॉल्ट करे तो दोनों की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पूरी की पूरी डील को मैच्योर करे। ये पूरा का पूरा टॉपिक था फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।